इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। मेरे साथ उमा भारती जी जुड़ रही हैं। सबसे पहले उमा जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और उमा जी को आज मैं किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर या किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस करने के बजाय ये कहना चाहूंगा उमा जी की लालकृष्ण आडवाणी के सबसे करीबी सहयोगियों में, उन लोगों में जिन्होंने उनके राजनीतिक जीवन को बहुत नजदीक से देखा, उन्हें निजी तौर पर बहुत नजदीक से समझा, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनमें आपका नाम टॉप 10 की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें आएगा। सबसे पहले, क्या आप इसे मानेंगे कि वो राजनीतिक जीवन से अब संन्यास ले चुके हैं, सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगी, क्योंकि जो आडवाणी जी का व्यक्तित्व है उसका नेता प्रतिपक्ष के पद की वजह से नहीं है। बीच में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने खुद ही नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, तब भी आडवाणी जी संगठन के लिए, कैडर के लिए एक सर्वमान्य नेता रहे। और अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि वो संगठन और कैडर के एक सर्वमान्य वरिष्ठ नेता हैं। पर इसलिए आडवाणी जी अब अप्रासंगिक हो गए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। बल्कि मैं मानूंगी कि अभी आडवाणी जी चेयरमैन होने के बाद में, संसदीय दल का चेयरमैन होने के बाद में एक नई पारी राजनीति की और खेलेंगे और वो उनके जीवन की सफलतम पारी होगी। नेता विपक्ष का पद छोड़ना क्या बताता है? इस पर आप कुछ रोशनी डाल पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? और आज जो वो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने अपने संघ के जीवन से लेकर, कॉलेज के जीवन से लेकर तमाम बातें, तमाम यादों को ताजा किया। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये एक ऐसी सेरेमनी तो नहीं है जहां पर वो वाकई में इन बातों को याद करके ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, अब बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, मार्गदर्शन मेरा मिलता रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ इस तरह का है जैसे मानो कोई व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो उसकी पार्टी, उसके ऑफिस के जो लोग होते हैं वो उसको फेयरवेल देते हैं और उसमें उसका भारी स्वागत होता है। ये मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये रिटायरमेंट का फेयरवेल है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक अगली पीढ़ी के ऊपर दायित्व सौंपे हैं, लेकिन स्वयं उनके दायित्व की वजनदारी कम नहीं हुई है, उनके व्यक्तित्व की वजनदारी कम नहीं हुई है। जी उमा जी, जैसा मैंने शुरुआत में आपको इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा कि किसी राजनीतिक दल से अभी मैं आपको नहीं जोड़ूंगा और ना ही ये कहूंगा कि आप लालकृष्ण आडवाणी से पार्टी के तौर पर जुड़े रहे, क्योंकि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत लंबा साथ आप लोगों का रहा है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि लालकृष्ण आडवाणी साहब से भले ही राजनीतिक मतभेद कुछ समय के लिए आपके हुए हों या अभी भी बने हुए हों एक अलग दल होने की वजह से, वैसे क्या अब भी संपर्क में आप रहती थी या वैसे उनसे बातचीत होती रहती थी, मार्गदर्शन मिलता रहता था? हाँ, हम 4 साल में उनसे नहीं बोली और मुझे कई लोगों के माध्यम से पता लगा कि वो मेरे कुछ स्टेटमेंट से बहुत हर्ट फील किए, लेकिन मैंने कभी भी उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की। इसका न्यूज 24 भी गवाह होगा। जो भी बात कही मैंने वैचारिक कही। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में पैसे के अभाव में हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वाली स्थिति आई और हमें लगा कि हमें किसी का हिस्सा होकर के किसी पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने आडवाणी जी का सपोर्ट करने का निश्चय किया। उसके बाद से आडवाणी जी से मेरा मिलना जुलना होता रहता है। मैं उनसे मिलने के लिए जाती रहती हूँ, उनके पास घंटों बैठती हूँ और मैं उनके साथ बैठ करके बहुत खुशी का अनुभव करती हूँ। वो बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त व्यक्ति हैं और इसलिए उनके साथ बैठना अपने आप में एक बहुत आनंद का अनुभव होता है। मुझे अभी भी वो वैसे ही लगते हैं जैसे कि मैंने उनको सबसे पहले 1986 में देखा था, लगभग 23 साल पहले। मुझे अभी भी वैसे ही लगते हैं। उमा जी, एक बात उनके बारे में ये कही जाती है कि प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब था। इस बात को आप कैसे डिफाइन करेंगी? भले ही मीडिया में इस तरह का जुमला इस्तेमाल होता हो या उनके बारे में ये कहा जाता हो, क्या वाकई उनकी ऐसी कोई आकांक्षा रही, महत्वाकांक्षा रही? जब आपने शुरुआत में ही मेरे परिचय में एक महत्वपूर्ण बात कह दी कि मैं उन 10 लोगों में से हूं जो उनके बेहद नजदीक रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा और आगे बढ़ूंगी कि मैं उनके लिए शायद नंबर 1 पे उनकी बेटी प्रतिभा और नंबर 2 पे मैं, जिससे वो दिल खोल के बात कर सके और अब भी करते हैं। अब हमारी जब दोबारा बातचीत की शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से, तो फिर से मैं उनसे दिल खोल के बात करती हूँ और वो भी दिल खोल के, अराजनैतिक बातें भी बाप बेटी के जैसी होती है वैसी होती हैं। तो इसलिए मैं अभी भी उनके बारे में कह सकती हूँ कि उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए नेतृत्व करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के घटक दलों ने सौंपी थी। ये ख्वाब सबका था। ये ख्वाब नीतीश कुमार का था, प्रकाश सिंह बादल का था, बाल ठाकरे का था, ये शरद यादव का था। उसमें हमारा भी ख्वाब था कि वो प्रधानमंत्री बने। ये उनका कोई निजी ख्वाब नहीं था, ये उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी। ये पूरी पार्टी ने मिलकर तय किया। विश्व हिंदू परिषद ने उनका समर्थन किया, संघ ने उनके नेतृत्व का समर्थन किया, सबने उनका समर्थन किया था, हमने भी उनका समर्थन किया था।
लालकृष्ण आडवाणी एक बहुत अच्छे नेता हैं और इसे तो उनके विरोधी दल भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इस बात का भी लोहा मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल, कुछ एक इंटेलेक्चुअल नेता है जिनमें उनका नाम शुमार होता है, बुद्धिमान नेता माने जाते हैं। इसके बावजूद अगर पार्टी की ये हालत होती है तो इसमें क्या सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि कुछ शायद कमी रही हो, लालकृष्ण आडवाणी जी कुछ थका महसूस कर रहे हो या राजनीतिक तौर पर उतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो जितना इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रथ यात्रा के दौरान या आप लोगों का जब साथ हुआ करता था और बीजेपी नई ऊंचाइयों को छू रही थी, वो समय या वो वक्त अब नहीं रहा? जो बात अभी आपने कही है ये मेरे द्वारा बोलना अनैतिक होगा, क्योंकि मैं दूसरे संगठन के निजी मामलों में दखलंदाजी करूंगी, इसलिए मैं इतना ही बोलूंगी। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में भी मैंने आडवाणी जी को थका हुआ अनुभव नहीं किया। और एक बात मैंने कही थी पहले भी एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कि आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। जैसे मैं खुद जो आपसे बात कर रही हूँ, मेरी कमर में पीछे तकिया रखा गया है क्योंकि मुझे सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कईयों को डायबिटीज है, किसी के 2 बाईपास हो चुके हैं, किसी का ब्लड प्रेशर है। आडवाणी जी किसी भी रोग से मुक्त हैं, इसलिए हम उनको थका हुआ नहीं कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने एक सहज स्वाभाविक नैसर्गिक तरीके से जिम्मेवारी दूसरे के साथ में बढ़ा दी है, दूसरे के साथ में आगे बढ़ा दी है। इसको मैं इसी तरीके से देखूंगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं, ये मेरा सिरदर्द नहीं है, ये सिरदर्द अभी तक राजनाथ का था, आगे नितिन गडकरी का होगा। चलिए, ये तो आपने यहाँ पर बोल ही दिया, भले ये दूसरी पार्टी का मामला हो कि अगले अध्यक्ष कौन होंगे, ये आपने इस बात का खुलासा यहाँ पे किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भैया आप लोग ही तो बताए जा रहे चलिए, मैं पुष्टि कर दी आपने उस बात की। चलिए उमा जी, ये एक अलग बात हुई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आज मैं आपसे पॉलिटिकल बातचीत के बजाय आज हम लालकृष्ण आडवाणी को जानने समझने, और ये भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फेयरवेल के समय या जब कोई रिटायर होता है या फिर जिस वक्त वो अपनी पारी को घोषित कर देता है उसके बाद में जिस तरह की बातें होती है वो बातें होती है। तो एक बात तो साफ है कि आने वाले चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी, या इस चुनाव में भी अगर हम कहें तो सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें पेश तो किया गया, लेकिन वो जलवा नहीं था, वो रुतबा जो मैंने सवाल किया था जब आप लोगों की एक टीम हुआ करती थी। आप मेरा आशय समझ रही होंगी कि मैं किस समय की बात कर रहा हूं। वो जलवा, वो स्पार्क शायद अब नहीं था। उसका कारण है कि इश्यूज ऐसे हैं जो जिसके के कारण हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम जिस प्रकार की उत्तेजना और सनसनी चुनाव में देखना चाहते थे वो नहीं थी 2009 के चुनाव में, वो हो नहीं सकती थी। क्योंकि मैंने जो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण देखा है, मैं आपको बताऊं 90 के दशक में, जिसमें संसद के गलियारों में मुलायम सिंह अगर मुझे देख लेते थे तो बगल की गली में भाग निकलते थे, सामना नहीं कर सकते थे। इतना मतलब हमारा जो टकराव था वो निजी लेवल पे पहुंच गया था। मतलब विचारधाराएं बिल्कुल हम ऐसे लड़ रहे थे जैसे मुगल और राजस्थान के राजपूतों की सेनाएं आपस में लड़ रही हूँ बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे समय पे आपको स्पार्क्स दिखते थे। अभी तो क्या है कि स्पार्क्स वाला मामला था ही नहीं, क्योंकि विचारधारा का टकराव नहीं था, वो मुद्दे दोनों तरफ से एक समान थे। बात इसकी थी कि सरकार कौन बनावे। जी उमा जी, ये लिस्ट धीरे धीरे खत्म होती चली गई। उनके जितने नजदीकी थे, चाहे आप हों चाहे कुछ और नाम है जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये दूर हटते चले गए। जब किसी शख्स से उसके टीम मेंबर अलग होते हैं या उसके विश्वस्त लोग अलग होते हैं तो वो आदमी भी कमजोर होता है। आपको लगता है आडवाणी जी के साथ ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि इसका उत्तर आडवाणी जी से पूछना बेहतर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी अनुभूति है जो व्यक्ति को स्वयं ही होती है और दूसरे का ऑब्जर्वेशन इसके बारे में गलत हो सकता है। मुझे सौभाग्य मिला तो मैं जरूर उनसे इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन उमा जी, एक हितैषी के नाते आपने जैसा कहा कि बेटी के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो आपका आएगा, इतनी बातचीत आपकी उनसे होती है तो आप उनको इतना तो समझती होंगी उन पर क्या असर पड़ता होगा लोगों के जाने का या इस तरह के बदलावों का। आडवाणी जी बहुत ही भावुक किस्म के इंसान हैं और निजी जिंदगी में बहुत साफ सुथरे हैं। खाने पीने के मामले में बहुत ही कम खाते हैं और कम बोलते हैं और अपने मनोभावों को बहुत मुश्किल से व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने संगी साथियों के बारे में मेरे साथ बैठ के हमेशा टिप्पणियां की हैं, लेकिन वो टिप्पणियां एक बाप अपनी बेटी के साथ शेयर कर रहा था, इसलिए मैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकती। उमा भारती जी, लालकृष्ण आडवाणी के अब उस पहलू के बारे में बात करते जिसका मैं बार बार अभी बातचीत में जिक्र करता रहा, और वो था वो एक समय, एक दौर जबकि आप सभी का जलवा देखने को मिला था एक तरीके से। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ, आप लोग सत्ता में भी आए थे उस वक्त।
वो समय कैसा था? लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त कैसे थे और क्या खुद आपने ये महसूस किया कि बदलते वक्त के साथ साथ उनके उस व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आया? पहले वो वक्त कैसा था और अब आज का वक्त कैसा रहा? मैंने आडवाणी जी में देखा कि वो हमेशा एक समान रहे। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको थोड़ा सा भी महत्व मिलता है तो वो उचकने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं। मैंने आडवाणी जी को हमेशा एक समान देखा है। चाहे अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे हवाला में उनका इस्तीफा दे देना हो, चाहे वापस उनका नेता प्रतिपक्ष बनना हो, चाहे उनका फिर से उप प्रधानमंत्री बनना हो, कोई भी समय रहा हो, वो एक समान रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कह सकती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के जो सबसे सुखद समय थे वो उनके साथ बिताए। जैसे अयोध्या आंदोलन का समय। अयोध्या आंदोलन का समय इस देश की राजनीति को वाकई एक विचित्र मोड़ देने वाला आंदोलन था, क्योंकि इसने विचारधाराओं को बहुत एकदम टकराहट की स्थिति में खड़ा कर दिया था, जिसमें कि विचारधाराएं विचारधारा से निजी स्तर पे आ गई थी, निजी भावनाओं में बदल गई थी। उस समय पर भी मैंने आडवाणी जी का देखा। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब माता टीला जेल में थे, जिसमें मैं 1 महीने उनके साथ ही रही थी, उस समय पर मैंने देखा कि मैं खुशवंत सिंह का एक लेख पढ़ रही थी उनके बारे में, और मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं खुशवंत सिंह को बहुत गालियां देने लगी। और वहां बहुत लोग बैठे हुए थे। मैंने उस समय देखा कि आडवाणी जी बिल्कुल चुप बैठे हैं, और जब सब लोग उठ करके चले गए तो आडवाणी जी बोले, उमा तुम जिस तरह का बोल रही थी ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अरे इन्होंने इतना खराब लिखा है, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा बुरा मुझे भी लगता है। तो मैंने कहा जब बुरा लगता है तो क्या करते हो? तो मुझे कहने लगे कि मैं एक टाइम का खाना छोड़ देता हूँ। तो वो पहले भी ऐसे ही थे। उस समय वो इंटरनेशनल लेवल के हीरो थे, लेकिन इसके बाद में भी वो मतलब उस समय भी दुख मनाते थे, सुख मनाते थे। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। हाँ, अभी चुनाव की पराजय हो जाने के बाद में भी वो वैसे ही थे। हम में परिवर्तन आता है, मुझ में आता है। मैं बताऊं, मैं घड़ी घड़ी उदास होती हूँ, और इसलिए मैंने बहुत कई बार कोशिश की कि मैं उनके जैसी बनूं, उनकी कॉपी करूं, लेकिन मैं नहीं बन सकी। वो जैसे हैं वैसे हैं, मैं जैसी हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, वो जलवे जो आडवाणी जी के थे वो फिर होंगे, और उमा भारती के भी होंगे। बहुत खूब। आपने एक बहुत अच्छे नोट पर मुझे ये प्रश्न करने का मौका दिया है। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जलवा क्या साथ में देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर मौका मिलेगा जलवे के लिए, वो टीम फिर से तैयार हो, इस पर बात करेंगे उमा जी से एक ब्रेक के बाद। तो उमा जी, क्या ये इशारा मैं समझूं कि दोनों का जलवा साथ में एक बार फिर रीयूनियन होंगे, वो पुरानी टीम और ये जलवा देखने को मिलेगा? मैं एनडीए की पार्टनर बनने का प्रस्ताव भेजी थी आडवाणी जी को, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नए अध्यक्ष के चयन के बाद एनडीए की जब बैठक होगी तब मुझे वो इसका जवाब देंगे। 2 समान विचारधारा के लोग 2 अलग दलों में रह करके भी एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो जलवे की बात कही उसमें कोई निजी महत्वाकांक्षा आडवाणी जी में नहीं रही, और मैंने भी उनसे यही बात सीखी। जलवा इस बात का रहेगा कि भ्रष्ट और दलाली की संस्कृति की जो राजनीति आई है, इस दलालों और भ्रष्ट और चोरों के बीच में ईमानदार और साफ सुथरे चेहरों का तो जलवा रहेगा ही। गरीबों के हक में जो लड़ेंगे उनके तो जलवे रहेंगे ही। जो ईमानदारी के अधिष्ठान पर खड़े होंगे और जो दलालों के पक्ष नहीं लेते होंगे, ना दलाली खाते होंगे, ना दलालों के साथ खड़े होते होंगे, अंत में तो चेहरे उनके ही चमकने हैं, और कीचड़ में कमल की तरह उनके ही चेहरे चमकने हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आडवाणी जी के जैसा ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। और अभी तक मैं भी 6 साल तक केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री रही। मैंने आडवाणी जी से सीखा है साफ सुथरी राजनीति कैसे करना। इसलिए मैंने कहा कि बेईमानों की, चोरों की और दलालों की जमात में आडवाणी जी का चेहरा हीरे की तरह चमकना है, और मेरा भी चेहरा चमकना है। तो हमको तो चमकना ही है, जलवे होने ही है ईमानदार लोगों के। चोरों को अंत में मात खानी ही है। दलालों के साथ जो हाथ मिलाकर के राजनीति करेंगे वो थोड़े दिनों की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंत में तो उनको मात खानी है। कीचड़ कीचड़ में जाएगा, वो कमल कमल की तरह खिलेगा। कमल खिलेगा। उमा जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इस बात के लिए। आखिर में अगर अभी लालकृष्ण आडवाणी आपको सुन रहे हो तो आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? आडवाणी जी ना भी सुन रहे हो तो मैं देशवासियों को न्यूज 24 के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आडवाणी जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, ये वो नेता हैं जो इस देश के अनोखे और वृद्धे लोग हैं। इनकी संजीदगी, इनकी ईमानदारी बेमिसाल है, और इनको उम्र के हिसाब से नहीं आंका जाना चाहिए। वो है ना उम्र की सीमा हो ना काहे का हो बंधन, वो एक गाना है ना, मुझे भूल रहा है वो। तो मुझे आगे की लाइन भूल गई है, बाकियों को याद आ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सो ब्यूटीफुल, आपने बहुत सुंदर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जैसा मैंने कहा था, ये राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, जो मकसद था मेरा वो पूरा हुआ। आडवाणी जी के बारे में हम काफी कुछ आपसे जान पाए। बहुत शुक्रिया उमा जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। ओके, क्या है ना। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।